नमस्ते सभी को। सभी का स्वागत है ऑनलाइन गोष्ठी में। तो आदित्य दीदी का शेयरिंग का रिक्वेस्ट है। तो दीदी आपको माइक दिया है, आप बता सकते हैं। नमस्ते वंदन भैया। नमस्ते दीदी। सभी को नमस्ते। तो भैया मेरे को तो एनवीसी के बारे में ही शेयर करना है कि एनवीसी की वजह से बहुत सारी जगहों पर चीजें सॉल्व होती हुई दिख रही है। और उसी के साथ साथ जो हम मूलभूत वास्तविकता का अभ्यास भी करते हैं ना, उसका बैकग्राउंड जो है वो होना बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है। क्योंकि अभी जैसे बिलवाड़ा में श्याम भैया का शिविर भी चल रहा है, तो वो अटेंड करने से एक भाव जो है वो स्टेबल होता है। तो जो स्किल है ना एनवीसी की, मतलब अभी मुझे ये दिख रहा है कि मैं काफी टाइम से एनवीसी की प्रैक्टिस भी कर रही थी, रोल प्लेस भी हम लोग कर रहे थे। बट ये जब तक बैकग्राउंड में नहीं होता है, उसको बेस बहुत स्ट्रांग नहीं मिल पा रहा था। तो जब एनवीसी के साथ ना एक व्यक्ति मानव है, ये देख पाते हैं, तो एक बड़े लेवल पर उसको एम्पैथाइज कर पाते हैं। ये मैं देख देख रही हूँ अभी कि वो मेरा भाई है या बहन है, मम्मी है, पापा है। उससे आगे जाकर के ये देख पाते हैं कि वो भी एक मानव है और अपनी मान्यताओं के साथ है ना। और मैं भी अपनी मान्यताओं के साथ हूँ, तो मजबूरी में ही अगर ब्लेम भी करती हूँ तो मैं मजबूरी में ही करती हूँ, मैं करना नहीं चाहती हूँ। और वो सामने वाला व्यक्ति भी नहीं करना चाहता है, वो भी मजबूर है अपनी मान्यताओं के चलते। तो अगर ये मान्यताओं को ब्रेक करना है तो एनवीसी उसके लिए बहुत अच्छा टूल दिख रहा है। और सबसे पहले उसकी ओएफएनआर में अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो वो ऑब्जर्वेशन सटीक तभी हो पाता है जब ये चीज बैकग्राउंड में होती है कि वो अगला व्यक्ति मानव है। वरना जब ये सोच लेते हैं कि पापा है या मम्मी है या भाई है, तो एक पार्शियल ब्लेम निकल करके आता है और एक पार्शियल व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू निकल करके आता है, जिसमें पक्ष विपक्ष जैसा हो जाता है। तो जब ये देख पाते हैं कि वो व्यक्ति मानव है, तो एक एक प्योर ऑब्जर्वेशन निकल करके आ पाता है। और अपने आप को भी जब शरीर या पद से हटा करके देखते हैं कि मैं भी मानव हूँ, तो मेरे ऊपर जो ब्लेम आता है ना, उसको भी मैं फिल्टर करके देख पाती हूँ। वरना मैं वो जो गाली आ रही है सामने से, या जो भी डांट पिट रही है, या बहुत ही एकदम ही ऐसा ब्लेम है ना, तो उसमें अटक करके रह जाती हूँ और मानव पद को भूल करके अपने ही पद में अटक जाती हूँ कि मैं तो एक लड़की हूँ, है ना, मेरे तो सम्मान की बात है। उसमें ही अटक करके रह जाती हूँ। तो जब ये देख पाती हूँ कि मैं भी मानव हूँ और सामने वाला व्यक्ति भी मानव है, तो वो ऑब्जर्वेशन वाला जो पार्ट है एनवीसी में, वो एकदम सटीक हो पाने में हेल्प मिलती है। और फीलिंग्स एंड नीड्स वाला पार्ट जब क्लियरली देख पाते हैं तो बहुत लिबरेटिंग लगता है। मतलब मेरी कोई नीड पूरी नहीं हुई है और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और सामने वाले की कोई नीड पूरी नहीं हुई है, उसके लिए वो जिम्मेदार है। और मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं उसके सामने ये रख दूं, बट एटलीस्ट मैं गिल्ट में नहीं जाती हूँ कि सामने वाले की कोई नीड मेरी वजह से पूरी नहीं हुई है क्या, या मेरी नीड सामने वाले की वजह से पूरी नहीं हुई है, तो मैं ब्लेम करने पे फिर नहीं जाऊंगी। तो ये एक बहुत स्वतंत्र होने का एहसास देता है। फीलिंग्स एंड नीड्स को पहचानना कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ और उसके पीछे मेरी नीड नहीं पूरी होना कारण है। तो ये हम दोनों को एक स्पेस देता है। हम दोनों लोग एक स्पेस में रह करके एक दूसरे की उसमें बिना इंटरफेयर, बिना मतलब अड़चन पैदा किए, हम दोनों ही अलग अलग रूप से अपनी यात्रा को मतलब देख पाते हैं। एटलीस्ट मैं देख पाती हूँ, दोनों व्यक्ति अलग है और दोनों की नीड्स एंड फीलिंग्स का रीजन है, जो दुख हो रहा है उसकी वजह से उसका। तो ये चीज अभी मतलब मुझे दिख रही है, और ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा जो पार्ट जो रियलाइज हो रहा है कि एनवीसी के पीछे जो ये बेस है ना मूलभूत वास्तविकता का, ये होना बहुत 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 इम्पोर्टेंट लग रहा है। वरना वो कब ब्लेम और कब मैनिपुलेशन में चेंज हो जाता है, हमको खुद को ही रियलाइज नहीं होता। तो ये इतनी बात मुझे रखनी थी भैया। आप इसमें बताइए कैसा देखते हैं आप इसको।
बढ़िया जी। नमस्ते। नमस्ते श्याम भैया। अच्छा लगा तुम्हारी शेयरिंग को सुन करके। जी। ये बात सही है कि एक बार ये बात दिखाई देती है कि मेरी समस्या का कारण मूलतः मेरी किसी नीड का पूरा नहीं होना है, तो अगले से सारी शिकायत खत्म हो जाती है। शिकायत ही हमको दूसरे से इसलिए होती है कि हमको लगता है समस्या मेरी है, कारण तुम हो। जैसे ही ये तुम फ्री होता है ना, वैसे ही हम दूसरे से शिकायत से फ्री हो जाते हैं। फिर अपनी नीड को पूरा करने के अल्टरनेटिव उपायों पर सोचने में हम विचार को लगा पाते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो अपने नीड्स को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को सोचने में हम विचार को लगा पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इस बात पर लौट आता है कि मेरे लिए मूल मुद्दा तो इस नीड को फुलफिल करना है, न कि अगले को ब्लेम करते रहना। पूरी ज़िंदगी अगले को ब्लेम करने में लगा दें, उसको गलत सिद्ध करने में लगा दें, उसके साथ शिकायत कर लें, उससे 20 बदला लेने का काम कर लें, ये सब के बावजूद भी मेरी नीड पूरी नहीं होगी, इसलिए मेरी समस्या तो बनी ही रहेगी। ये बात दिखनी शुरू होती है कि मेरी प्रॉब्लम तो मेरी नीड के पूरा नहीं होने से है। अगले को ब्लेम कर लें, कि कंप्लेन कर लें, कि क्रिटिसाइज कर लें, कि गलत सिद्ध कर लें, कि उसको सब तरफ से निकम्मा बता लें, कि 20 तरह से दबाव डाल लें, वो सब के बावजूद मेरी नीड तो पूरी नहीं होगी। बदला ले लें, विरोध कर लें, ये दिखता है जब तो विचार फ्री होता है उस साइड से और अपने नीड्स को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को सोचने पर काम करना शुरू करता है। और अपने नीड को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पर हम सोचने लगे तो वही विचार में समाधान है, और दसियों उपाय फिर धीरे धीरे निकलने लगते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस में कहीं ब्लॉकेज नहीं है। जो आदमी जहाँ खड़ा है अस्तित्व में, उसको वहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता खुला हुआ है। अपनी नीड्स को फुलफिल करने के अल्टरनेटिव उपायों पर काम आराम से हो सकता है। विचार उस तरफ लगने लगता है तो उपाय मिल जाते हैं। इतनी बात ही हमको कहनी थी, और अच्छा लगा तुम्हारी शेयरिंग को सुन के। जी दीदी, कुछ और कहना हो तो माइक दिया है आपको। जी, थैंक यू सो मच श्याम भैया। थैंक यू वंदन भैया। अ, और जो भी इस मीटिंग को मतलब ऑर्गेनाइज करवा पाते हैं उनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। थैंक यू दीदी। ठीक है, तो और तो कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है नहीं। हैंड रेज है स्मिता दीदी जी का। दीदी आपको माइक दिया है, आप बता सकते हैं। जी भैया। जी दीदी। दीदी आप म्यूट हो गए, फिर से आपको माइक दिया है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हेलो। हाँ दीदी। हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते दीदी। हाँ भैया, अभी श्याम भैया की जो कार्यशाला थी उसकी उपलब्धि ये रही कि शायद मुझे बहुत कुछ समझ में आया, और वहां से लाइफ में भी बहुत फायदे तो मुझे हो रहे हैं। और एक फायदा ये हुआ कि एनवीसी का यूज करते हुए मैंने अपने जो प्राचार्य हैं उनसे अनुमति मांगी कि मुझे ग्वालियर के लिए यहाँ से केसरी भैया का फोन आया था कि आपको आना है दीदी। तो यदि मुझे एनवीसी का नॉलेज नहीं होता तो शायद मैं प्रिंसिपल सर को भी इसके लिए कन्विंस नहीं कर पाती कि मुझे जाना है ग्वालियर। तो मैंने उनसे बहुत स्ट्रेटजी बना के बात की, और उसका निर्णय ये हुआ कि फिर ठीक है आप चले जाइए। वो उनकी तरफ से आया। मैंने कहा कि आप ही बताइए इस संबंध में, अपन यदि हम आगे और कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे बच्चों को फायदा ही मिलने वाला है, तो वहां से मुझे कुछ कंटेंट मिलेगा। इस तरह से मैंने बात की उनसे। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे जाना है और आप मुझे जाने दीजिए, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है आप चली जाइए, क्योंकि बीच में 4 दिन तो छुट्टियां ही रहेगी, तो इसमें बच्चों का नुकसान नहीं है। ये भी मैंने उनको बताया कि बच्चों का नुकसान ज्यादा इसलिए नहीं होगा कि मैं 4 दिन तो
वैसे भी बढ़िया वहां पर बिना मतलब बढ़िया दीदी। जी, तो मुझे बहुत फायदा हुआ इससे, यही शेयर करना था भैया। जी जी, ठीक बात। नमस्ते भैया। अपनी बात मनवाने के तरीके के रूप में या दूसरे को मैन्युपुलेट करने के टूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाए। वो करेंगे तो अपने लिए भी फुलफिलिंग नहीं होगा, दूसरे के लिए भी नहीं होगा। इसका प्रयोग तो करने की जरूरत है हम दोनों की नीड फुलफिल हो सके उसके लिए, और हमारा भाव कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रह सके उसके लिए। बढ़िया दी। नमस्ते। विकास भैया का भी सुन लेते हैं। माइक दे दिया हूं भैया। जी जी भैया, नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। तो भैया, जैसे कि पिछली बार जो हमारी चर्चा हुई थी और एक टास्क था मेरा कि मुझे अपने जीजू के साथ बात करना है करके, तो वो एक टास्क जो था उसमें जो आपने सजेशन दिया कि एक बार रोल प्ले कर लेना करके, तो वो रोल प्ले हम लोगों ने किया ग्रुप में। मैं, अलका दीदी और गीता दीदी हम लोग मिलके किए, और उसमें कुछ क्लिकिंग पॉइंट्स थे, मैंने उन पॉइंट्स को ध्यान में रखा हुआ था। फिर जब मैं जीजू के घर गया तो बात करने से पहले अंदर थोड़ा कुछ कुछ हो रहा था अंदर में, पर फिर मैंने सोचा बात तो करना ही है। तो फिर मैंने अपनी बात रखी, और उसको ऐसे एकदम से नहीं रखा, मैंने रखा कि आपकी जो बेटी है कांची, मेरी भांजी, तो हम जब शादी में गए थे तो वो बहुत रो रही थी, और उसके रोने का कारण ये था कि मम्मी पापा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो जीजा जी, मुझे भी आप लोगों की बहुत चिंता होती है, आप तीनों की चिंता होती है। आप कभी ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं तो आपका स्वास्थ्य का चिंता होता है मुझे कि एक्सीडेंट ना हो जाए। अभी जैसे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, अगर कोई ट्रक व्रक आते रहता है तो बड़ा हो जाता है, ऐसे करके मैंने उस बात को रखा, और सच में चिंता तो होती ही है। तो फिर इस तरह से मैंने उनसे बात को रखना चालू किया। और जो हमारे एनवीसी वाले ग्रुप में कुछ पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे उस समय जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि मुझे भी परेशानी होती है आप लोग को इस तरह देख के, ऐसा ऐसा करके आप लोग भी बहुत परेशान दिख रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत दिक्कत होता है। तो इसका कारण क्या है, हम उस पर जा सकते हैं क्या करके मैंने उनसे चर्चा किया। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो दीदी को ही कारण बता रहे थे, पर मैंने सिर्फ सुना उनकी बात को। अ, मतलब ऐसा नहीं, कटाक्ष नहीं किया कि नहीं यहाँ पर तो ऐसा इसलिए दीदी ऐसा करती है वैसा करती है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने उनको ये भी बोला कि जीजा जी, आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करते, कभी कभी आप ड्रिंक करते हो तो वैसा वाला हमारा मूड हो जाता था, पर अब समझ में आता है आप भी जानबूझ के नहीं करना चाहते करके। तो वो खुद भी बोल रहे थे कि मैं जानबूझ के ड्रिंक नहीं करता, मुझे तो आपकी दीदी टेंशन देती है इसलिए करता हूँ। तो मैं फिर उनकी भी बात को पूरी सुना। कहीं कहीं पर मुझे जेन्युइन रीजन भी दिखा, दीदी की तरफ से भी गलती जो होती है वो भी। तो फिर मैंने उनकी बात को सबसे पहले पूरी तरह से सुनने का वो उस दिन मैंने सोचा था कि आज तो पूरी तरह सिर्फ सुनूंगा करके। फिर मैंने उनको ये विश्वास दिलाया थोड़ा कि जीजा जी, आप ये मत सोचना कि हम लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करते करके। तो इस तरह से आप पे विश्वास भी है, आप अभी आप मतलब जो चीज आप करना चाहते हो आप वो चीज करिए, ऐसे करके मैंने उनको एक अपनी तरफ से, हमारे पूरी फैमिली में ना उनको लेके थोड़ा विरोध है, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मेरी तरफ से तो एक उनके उनमें एक दोस्ती जैसा भाव होना चाहिए करके। तो वो चीज रहा। और जब मैंने उनकी पूरी बात को सुना तो फिर वो बहुत अच्छे से मुझसे पेश आए। फिर जब मैं उनके घर अभी जाने लगा हूँ तो मेरा बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं कि आ बिट्टू बैठ खाना वाना खा, ऐसा ऐसा करके। तो जो एक एक जो कड़वाहट सी थी संबंध में, वो चीज ठीक हो पाई उस चर्चा से। और उस चर्चा को करने में हमारा रोल प्ले बहुत हेल्पफुल रहा, आप लोग के सजेशंस बहुत हेल्पफुल रहे। अब आगे का जो स्टेप है, अब दीदी से जब बात करना है मुझे, वो भी मैं कर पाऊंगा, इस बात का विश्वास आ रहा है। और जब जीजा जी के साथ जब मैंने ये बात किया, तो भैया उसका वही फायदा ये हुआ कि घर में भी अब जब मैं बाकी लोगों के साथ रह रहा हूँ, तो मेरी जो जिम्मेदारी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम घर को साफ सफाई इन सब चीजों को लेके रहती है। तो कभी कुछ सामान इधर उधर पड़ा दिखता था तो वही कि इसने रखा है तो वही हटाएगा, ऐसा वाला एक रहता था। और उसमें ना मेरी जो नीड है वो पूरी नहीं होती थी, मुझे घर थोड़ा क्लीन चाहिए। अब मैं ये सोच लेता था कि जिसने रखा है वही हटाएगा, तो वहां पर एक विरोध आ जाता था उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि उस परेशानी, उस समस्या का कारण मैं उस व्यक्ति को देखता था।
पर अब वो चीज नहीं हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी नीड है साफ सफाई की, भले ही जो भी रखा है वो अपनी योग्यतावश रखा है, तो मुझे अपनी नीड तो किसी भी तरह पूरी करनी है। मेरे पास तो मल्टीपल ऑप्शन है अपनी नीड को पूरी करने का। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मैं खुद से उस हॉल को थोड़ा साफ सफाई कर देता हूँ अच्छे से, तो बाकी लोग भी इस चीज को देख रहे हैं, घर वाले, तो वो लोग खुद से अब सहयोग करना चालू कर दे रहे हैं कि अ, तू एक काम करना, हम ये बस तो सोफा वोफा को साफ कर देना, बाकी के लिए हम बाई वाई लगा देते हैं, ऐसा ऐसा। तो इस तरह से वो लोग भी अब कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं भी उनके पास अपनी नीड को रख पा रहा हूँ कि मुझे ना ये सारी चीजें, जैसे आप लोग अपने कपड़े अंदर रख दोगे तो मैं बाकी सब चीज को रख दूंगा, यहीं पर आप लोग का सब चीज रखा रहता है। इस तरह से मतलब हम लोग का जो कन्वर्सेशन है ना, बहुत सालों तक जो एक हमारे संबंधों में भी, आपस में भाइयों में, मम्मी और मेरा, एक जो कड़वाहट सी थी ना, वो धीरे से एक ना गांठ खुल रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। एकदम ठीक हो गया ऐसा नहीं बोलूंगा, पर धीरे धीरे ठीक हो रही है चीजें। और कभी कभी मैं ये भी देख पाता हूँ कि जैसे मम्मी कभी आवेश में रहती है, तो वहां पर ना मैं ये देख पाता हूँ कि उनकी कोई पुरानी मान्यता है जिसको वो अभिव्यक्त कर रहे हैं करके, फिर मेरी भी पुरानी मान्यता भैया वहां पर ना अ, अभिव्यक्त होने वाली रहती है, तो उस समय हो भी जाती है कभी कभी। पर फिर मैं देख पाता हूँ कि नहीं, यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मैंने आवेश में आके अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त किया यहाँ पर करके। तो फिर इस तरह से अपना जो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना मेरा अच्छे से हो पा रहा है अभी। और उस समय फिर मैं देख पाता हूँ कि यहाँ पर मम्मी से, मम्मी जो है मेरी समस्या का कारण नहीं है, उनकी कोई नीड है जो पूरी नहीं हो रही है, और मेरी भी कोई नीड है जो मैं पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से मैं उसको देखने का प्रयास कर पा रहा हूँ, तो उनके प्रति विरोध का भाव नहीं रह रहा है। तो ये चीज अच्छा हो जा रहा है। वो कितना भी चिल्ला रहे हैं, बच्चे भी, बच्चों के साथ भी एक गैप था घर के बच्चों के साथ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सब जगह ना धीरे धीरे गांठें खुल रही हैं। अभी एकदम शुरुआत है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा ठीक हो गया, पर भैया एक मतलब जीजा जी के साथ वो प्रैक्टिस होने से बाकी जगह भी ये ठीक हो पा रहा है, इस चीज को देख रहा हूँ। और ना एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जो एक मैं मतलब क्षमा नहीं कर पाता था किसी पुरानी बात को लेके, या फिर मम्मी की कोई हैबिट है मुझे लेके, ये हमेशा एक ही टाइप के पैटर्न में डांटती है, उन सब चीजों को लेके मैं, मेरे अंदर एक गांठ था कि ये तो हमेशा मुझे ही इस बात के लिए टारगेट करती हैं करके। तो अब मैं जब ये बात पता चल, मतलब जब भी ऐसा सोचता था, अभी भी जब एक दो दिन पहले भी ऐसा हो जा रहा था, तो तुरंत क्लिक किया, जो अदिति बहन ने जो कहा कि मैं उनके मानव होने पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा था। अब जब ये समझ में आता है कि वो किसी भी तरह से भी व्यक्त हो, वो एक मानव है, वो अभी उनमें उनकी जितनी योग्यता है उतना ही अभिव्यक्त हो पाएंगी अभी, और मैं उनके उसमें सहयोग भी कर पाऊं, ऐसा भी भाव आता है। तो अब ना मैं अपने आप को भी क्षमा कर पा रहा हूँ, मुझसे जो गलतियां हो पा रही हैं उसमें, और सामने वाले को भी कर पा रहा हूँ। तो एक ना बहुत बड़ी राहत जैसा मुझे इस हफ्ते लगा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति जो एक विरोध था मुझे, तो वो अब धीरे धीरे करके ठीक होते जा रहा है। पर जो मेरी एक टेंडेंसी है बात करने की, थोड़ी बदतमीजी से या फिर थोड़ा विरोध पूर्वक टाइप का जो एक है, उस वो एकदम से ठीक नहीं हुआ है अभी मुझे। तो वो ना फ्लो में आ जाता है कभी कभी, जैसे सामने वाला कुछ बोल देता है तो उसके लिए मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि वहां पर वो पूरा चीजें, तो फिर वो ठीक होती हैं ऐसा। तो इस तरह से भैया देख पा रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिस अभी ऐसा कर रहा हूँ भैया। बढ़िया। ये बात ही करनी थी। जी 3 कमेंट है मेरे। जी पहला जी। तो हमको दोनों शेयरिंग सुन करके ये बात अच्छी लगी कि अभ्यास के बेसिक्स आपको पकड़ में आने लगे हैं और कुछ आप कर भी पा रहे हैं। जी क्योंकि परिचय शिविरों में भी जिस विश्वास सम्मान स्नेह की हम बात करते रहते हैं और हमको लगता है कि हमको ठीक से समझ में आ गया है, जब अभ्यास करने जाते हैं तब ये गैप्स दिखने शुरू होते हैं कि वर्षों बाद भी कहीं ना कहीं हम मूल चाहना पे डाउट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मानव को अपने संबंधी के रूप में नहीं पहचानते हैं। तो वो दिखता रहता है कि कहीं ना कहीं हम अगले को मानव के रूप में नहीं पहचानते हैं, उसकी मूल चाहना को नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से संबंधी के रूप में स्वीकार करके दोनों की जरूरत को पूरा करने के अर्थ में हम नहीं सोच पाते हैं। तो बेसिक जो विश्वास सम्मान स्नेह हमको लगता है कि समझ में आ गया है, अभ्यास के बिना उसके गैप्स नहीं दिखते हैं हमको। हम्म,
और लास्ट कमेंट ये है कि जीजा जी के साथ जितनी बात आपने की, ये बहुत अच्छा किया कि उसको धैर्य से सुना। आगे अगर कभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसको इम्पैथी देने की जरूरत होती है। तो अगर दीदी के लिए वो कोई शिकायत कह रहे हैं तो हमको सुनना होता है कि उनकी फीलिंग क्या है इस समय और कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है। तो हमको हम्म, उनसे वेरीफाई करना होता है, ये कहते हुए कि प्रोबेबली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये होता तो ज्यादा अच्छा होता। प्रोबेबली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नीड पूरी नहीं होने से आपको कठिनाई होती है। हम्म, ये वेरिफिकेशन अगर कर पाएंगे ना तो उससे हम्म, और राहत मिलेगी उनको, कि उनकी हम्म, बात सुनी जा पा रही है, पहचानी जा पा रही है, वो सेंस बनना शुरू होता है। और हम्म, फिर उसके बाद दीदी से बात हो सकती है उन नीड्स को पूरा करने में सहयोग करने को लेकर के, दीदी की सारी जी, बात को सुनने के बाद, क्योंकि उनकी अपनी एक स्टोरी होगी। जी। बिल्कुल। जी। इतना कहना था हमको। जी, तो भैया आपने जो भी बोला उसका एक छोटा सा झलक मैंने वहां पर किया था कि उन्होंने जो बात बताई ना वो चीज मुझे एकदम से क्लिक किया कि हाँ ये दीदी के साथ तो ये सेम समस्या मुझे भी था जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब से लेके अभी तक। तो मैंने जिया जी को बोला कि हाँ जिया जी मैंने भी ये चीज थोड़ा फील तो किया है, उसमें ये वाली दिक्कत तो है ही। वो शायद इस बात की ओर उसका ध्यान नहीं गया है। ऐसे करके ना मैंने उनको एम्पथाइज किया था कि ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो बिल्कुल कि समझ इसको मैंने गया, भी पर जिस फील ग्रुप किया में है। तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उस ग्रुप के हाँ लिए हाँ। ये होमवर्क है कि इस स्टेटमेंट को ठीक करना हो तो कैसे बोला जाएगा। जी भैया बिल्कुल बिल्कुल। उस ग्रुप के लिए होमवर्क है कि अभी तुमने जो कहा है ये स्टेटमेंट को ठीक करेंगे एनवीसी में, तो कैसे होना बनता है। हाँ। यस। जी। तो होमवर्क देके छोड़ देता हूं मैं इसको। जी भैया बिल्कुल। थैंक यू भैया। बहुत ठीक अच्छा है, हो गया। नमस्ते। जानबूझ के छोड़ रहा हूं मैं, क्या है, अपना मानस लगाए बिना एक पॉइंट के बाद हाँ। गति नहीं होती है। जी जी। हाँ हाँ। ओके। नमस्ते। थैंक यू भैया। नमस्ते भैया, थैंक यू। अदिति दी माइक दे दिया है आपको। भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी। भैया एक सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरा मेरे बड़े भाई से डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है और बीच में कोई व्यक्ति माध्यम बना है और मैं उसकी कोई ऐसी बात सुन के जो वो मेरे बारे में बोलता है मैं हर्ट हो जाती हूँ। और मैंने ये तय कर लिया है कि कभी भी जब तक मेरी स्थिति स्थित ना हो तो मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, पहले मैं स्थित हो जाऊं। फिर मैं स्थित होने के बाद उसको इग्नोर कर देती हूँ कि अरे छोड़ो, उसने कहा तो कहा, मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। लेकिन फिर कोई घटना आज घटी ऐसी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए बहुत परेशान हुई कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। 27 साल पुरानी घटना, अगर 27 साल पहले मैंने कुछ किया तो उसको वो कितनी बार बोलेगा या कितनी बार देगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करें जबकि डायरेक्ट उससे कन्वर्सेशन हो ही नहीं पा रहा है, थर्ड पर्सन के थ्रू करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पर्सन की मिलावट दिख रही है। तो ऐसे में मुझे उसको क्योंकि अभी मैंने आपसे एक दीदी के बात सुना था कि आपने कहा था कि पहले अपनी अपनी उसको स्थित रखा जाए। तो वो वाला प्रयास तो कर रही हूँ पर वो बार-बार उखड़ रहा है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? दीदी फर्स्ट स्टेप तो यही है कि इम्पर्सनल होके सुनने वाले काम को नहीं हो पा रहा है हमसे। हुँ, कहीं ना कहीं सुनते समय हम अगले पर फोकस रहने के बदले अपने को बीच में ले आ रहे हैं। हुँ, तभी ये सारे लॉजिक शुरू होते हैं कि 27 साल पुराना क्यों ऐसा कर रहा है या उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हुँ, हम अपने को बीच में ला रहे हैं सुनते समय। हुँ, हम हुँ, ये बात नहीं देख पा रहे हैं कि ये अगले के समझ या मान्यता भर को हम पहचानेंगे इससे, हुँ, अपने को नहीं लाएंगे बीच में। हुँ, तो हुँ, एक तो ये काम करना होता है हुँ, 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 कि अपने को बीच में नहीं लाना होता है। हमको तो उससे हुँ, इतना ही मान्यता सुनाई दिया अगले का, दो में से कोई एक बात है। हुँ, या तो 27 साल पुरानी घटना से बहुत हर्ट है और लाइफ उनकी बढ़ ही नहीं पा रही वहां से आगे, मानस का मेंटली एक हिस्सा ब्लॉक हो गया है। हुँ, हुँ, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी तरफ से किए गए ब्लेम उनको याद आते हैं, हुँ, हुँ, तो वो अपना ब्लेम बताते हैं। हुँ, हुँ, आज सुबह ही हमको कोई शेयरिंग में ये बात कह रहे थे हुँ, कि भाई हम
हम घर में कोई भी घटना घटती है तो हमारा 10 साल पुराना किया हुआ गलती को लोग सुनाते रहते हैं। हम्म वो इसलिए होता है कि उनको कहीं ना कहीं ब्लेम सुनाई देता है हमारी तरफ से, या कुछ ब्लेम मन में बैठा है। तो हम्म वो भी हमको ब्लेम करते हैं कि भाई तुम हमको कह रहे हो खराब हो, तो तुम कौन से ठीक हो? तुमने हम्म कौन सा मेरे साथ ठीक किया है? हम्म हम्म ये डिजाइन होता है। तो फिल्टर करके सुनने में इतना ही सुना जाता है कि हम्म उनकी सर्टेन नीड पूरी नहीं हुई जिसके कारण वो परेशान है, या हम्म उनकी ये मान्यता है जिसके कारण वो परेशान है, इतना ही सुना जाता है। हम्म उसमें अदिति दी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। हम्म ये आर्ट ऑफ लिसनिंग ही पहला स्टेप है, तब आगे सॉल्यूशंस पर बात हो सकती। हम्म हम्म आर्ट ऑफ लिसनिंग पहला बेसिक स्टेप है। अब आप लौट लौट के अभ्यास करेंगे ना, तो हम्म दिखेगा सिद्धांत वही है। हम्म ध्यान से हट जाता है या तो, या हम्म उतनी गहराई से हमने अभी सिद्धांत को नहीं पकड़ा है। हम्म हम्म नहीं पकड़ा है हम्म तो पकड़ में आने लगेगा। इम्पर्सनल होके सुना जाए, साइड हटके, हम्म साइड हटके सुना जाए, तो आप नॉर्मल रह पाएंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक यही अभ्यास किया जाए, फिर इस पर बात करेंगे कि बोला कैसे जाए। तो जी भैया। पहला अभ्यास है ये इम्पर्सनल होके सुनने का, जी। कि अगले की नीड सुन सके या वो मान्यता सुन सके जिसके आधार पर वो कह रहा है। हम्म, हम्म, बस दीदी अभी इतना ही होमवर्क करिए इस पर। जी भैया। जी भैया ठीक है भैया। कोई और बात? नहीं भैया, इतने से ही बहुत आराम हो गई। आप कह रहे हैं कि इसको इतना करें, तो पहले मैं इतना करती हूँ, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी तब देखूंगी। और एक लाइन में फिर से बता दूं, अगर इस प्रोसेस में दुख हो तो दुख के कारण को ये बात नहीं पहचाना जाए कि भाई 27 साल पहले की घटना को दोहरा रहा है, ये दुख का कारण है। दुख का कारण अपनी नीड को पहचाना जाए कि प्रोबेबली हम सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम्म प्रोबेबली हम सोशल रिकॉग्निशन चाहते हैं, प्रोबेबली हम एक अच्छा बिहेवियर चाहते हैं अपने साथ के लोगों से, या हम्म जो भी आप पहचानिए उसको। हम्म उस नीड के पूरा नहीं होने को अपनी समस्या के रूप में पहचाना जाए, ना कि भाई के 27 साल पहले की घटना को बोलने को कारण के रूप में पहचाना जाए। इतने सोचना और इस तरह देखने से ही एकदम से सब चीजें शांत सी हो गई। तो अभी मुझे लगता है पहले इसमें ठहरूं, फिर आगे का स्टेप देखूं। मतलब सिर्फ ये सोचना कि उसको सुनना एक लिसनर की तरह तो बहुत हल्का हुआ। और अभी आपने कहा अपने दुख का कारण मैं पहचानूं कि मेरी कौन सी नीड पूरी नहीं हुई। मतलब जैसे सब कुछ भैया एकदम से स्थिर सा हो गया। तो अभी इसका अभ्यास करूं पहले। हम्म। जिंदगी इतनी ही सिंपल है दीदी। जी भैया। जी भैया। ओके, नमस्ते नमस्ते दी। भैया, नमस्ते। पारस दीदी माइक दे दिया आपको। नमस्ते सभी को। प्रणाम श्याम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम। भैया ना ये अपना यही का प्रश्न अटका हुआ है, पर वो क्या वंदन भैया को भी टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी रख लूं क्या? अगर इससे जुड़ा है तो रख लीजिए दीदी। एनवीसी से तो जुड़ा हुआ नहीं, पर फील और इनसे तो जुड़ा हुआ है। दीदी फिर कल कर देंगे। ठीक है, अगर आपको टाइम मिल कल, जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हाँ ठीक है भैया। हाँ नहीं तो कल यहाँ मिलेंगे ही। हाँ हाँ ठीक है भैया, ओके। ठीक है, नमस्ते जी। योगिता दी। योगिता दी आप हैं क्या? हैंड रेज है आपका। चलिए बाद में देखता हूँ। गीता दी आपको माइक दे दिया है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया मैंने प्रश्न भेजा था, पता नहीं आपको पहुंच गया होगा, मगर फिर मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन हाँ को। एक बार रिपीट कर दीजिए दीदी, हाँ जी सभी भैया, सुन जो लेंगे। हमने, हाँ, जो
पिछला हमारा सेशन में योग्यता पात्रता की जो बात हो रही थी ना, उसी के रिलेटेड में है भैया कि कल का ही इंसिडेंट है। मेरी जैसे सूचना रूप में तो हमारे पास आ गया है, मगर हम ये अभी जीने में अगर नहीं, जीने में अभी प्रयास चल रहा है ना भैया। तो फिर मैं जब अभी क्या हुआ कल, जैसे बच्चों को जैसे कुछ भी ऑडियो वीडियो इस रिलेटेड जब भेजते हैं ना, तो वहां से उन्होंने कल ही बताया, मतलब इससे पहले ही बताया था कि आप कुछ कॉमेडी हो तो भेज दिया करें, नहीं तो आपको तो पता है हम तो देखते भी नहीं है। मगर मैं अंदर से देख रही थी भैया, मैं तो शांत, मतलब मुझे नहीं मतलब स्थिति में मेरा ऊपर नीचे हो नहीं था, मैं देख पा रही थी। तो मैंने ये देखा, तो अब सवाल ये हो रहा है भैया कि ये जो आपने कहा ना योग्यता और सॉरी पात्रता वाली बात पे, तो अभी तो उनकी प्यास ही नहीं बनी है भैया, तो इस प्यास के लिए पहले प्रयास करना होगा। तो एक तो वो बात रही, ये पूछने का कैसे उसको किया जाए। और दूसरा बात भैया, भैया हमारे यहाँ डीजे चल रहा है, आपको आवाज तो आ रही है ना नीचे जी सोसाइटी जी, में? आ रही आ अच्छा, रही। हाँ, तो नीचे डीजे चल रहा है सोसाइटी में। तो भैया दूसरा ये कि अभी इस चीज को, जैसे अभी उन्होंने जो बोला है, तो अभी संवाद तो बंद हो जाएगा अगर मेरी तरफ से। तो मैं क्या कॉमेडी, वो चाहते कॉमेडी भेजे, तो क्या कॉमेडी भेजते भेजते वो शुरुआत रखे, या अभी हम ये समझे कि भैया अभी इनकी अभी प्यास नहीं है, अभी ना भेजा जाए? तो यहाँ भैया समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या करना है। तो पहली ये चीज बात। तो जब वो बोलते हैं कि ये मत भेजिए और कॉमेडी भेजिए, हाँ तो इस जी। बात से अपना रिजेक्शन नहीं देखना होता है। ये जी नहीं वो सोचना तो होता है कि मैं तो इनका अच्छा सोच रही हूँ, ये लोग नालायक हैं। नहीं भैया, वो हमको, नहीं आया था। हाँ, वही कह रहा हूँ, हमको इतना ही देखना होता है कि इनको कॉमेडी पसंद है और इस हम्म। तरह की बातों में अभी रुचि नहीं है। नहीं है, ठीक है, ये तो इतना आ ही गया था सुनना समझ होता में। है। जी। इससे ज्यादा सुनेंगे तो अपना दुख शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो इतना ही सुनना होता है कि उनको कॉमेडी पसंद है और इस तरह के कंटेंट में अभी इंटरेस्ट नहीं है उनको। जी। ऐसे सिचुएशन में दो में से एक रूट है। अगर जी। कॉमेडी में कुछ अच्छा लगे उनको भेजने के लिए आपको, और आप सुनते हैं, जो आपको हम्म। थोड़ा मीनिंगफुल भी लगे और कॉमेडी भी लगे, तो वो हम्म। दोनों के कॉम्बिनेशन में आप कुछ भेज सकते हैं कि आपको ताकि कुछ संवाद मीनिंगफुल भी लगे। बना रहे। जी जी, अच्छा अच्छा, मीनिंगफुल भी ओके। रहे और कॉमेडी भी लगे, वो भेज हम्म। सकते हैं। जी। एक तरीका तो यह है। जी। दूसरा तरीका है कि वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कुछ बदलाव चाह रहे हैं, सामान्य बाकी व्यवहार में कुछ बदलाव चाह रहे हैं, और हो सकता हम्म। है कि उससे आहत हों इसलिए भी इस तरह का कह रहे हो। वो मैं पक्का नहीं कह सकता हूं। अगर वो कोई स्थिति है तो उसको पहचान के हमको धीरे धीरे व्यवहार के उस पक्ष पर काम करने की जरूरत है जिससे अगला घायल है पास्ट का या हो रहा है आज। हाँ शायद भैया ये सेकंड वाला आपको लग रहा है, क्योंकि अब या तो उनके मूवीज देखने पे और उस पे मैं नहीं जा पा रही, मतलब थोड़ा कट सा हो गया है, मतलब इस तरह से भी देख पा रही हूँ मैं अपने आप को, अपना ही डिसइंटरेस्ट देख पा रही हूँ। कट होने से भी ज्यादा कई बार जो चुभता है वो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट चुभते हैं कि ये तो फालतू काम है, या ये तो अच्छा। व्यर्थ के तुम लोग फंस गए हो, या ये समय खराब कर रहे हो। कुछ न हम्म। कुछ जो ये ब्लेम वाला या क्रिटिसाइज करने वाला या जज वाला स्टेटमेंट जाता है ना, वो ज्यादा हम्म। परेशान करता है लोगों को। जी। साथ नहीं जाना बहुत थोड़ा परेशान करता है। जैसे मैं खुद ही बीटेक सेकेंड ईयर में जब इससे जुड़ गया तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के ज्यादातर पार्टीज में मैं नहीं जा पाया। हम्म। लेकिन मैंने ये देखा कि ब्लेम वाला लैंग्वेज होता है तो प्रॉब्लम करता है। हम्म। कंप्लेन वाला, क्रिटिसिज्म वाला, दूसरे के इंटरेस्ट को कम दिखाने वाला, या ये फालतू काम है, उस तरह के जो जजमेंटल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो लोगों को ज्यादातर समय परेशान करते हैं। अ,
नहीं भैया, मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ अपने अंदर। हालांकि मुझे भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जा रहे हैं और ये कर रहे हैं ना, उनको इस तरफ से भी नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं बताया। बस मेरे ये जो जो पर ये जो भेजते हैं ना आइटम, मतलब जो नीड्स के आपके तीन वो थे ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, जी जी उसके ऊपर ही मैंने कुछ भेजा था। तो मुझे लगता है कि अभी वो ये कंटेंट लेने के लिए नहीं तैयार है। जी बट बाकी जी। मैं देख नहीं पा रही हूँ ऐसा, अपनी मैंने भी महसूस भी नहीं किया कि ठीक है मेरे से कुछ ठीक जा है रहा है या उनसे कुछ जा रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोलते हैं, निश्चित हूँ, मतलब। ठीक है। तो भैया मेरा एक और था विकास भैया का, जो हम क्वेश्चन, अगर हम टाइम है तो मैं रख सकती हूँ। बताइए बताइए ना। नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे करूँगी। नहीं बताइए तो ना। हाँ भैया, तो हमारा जो छोटा ग्रुप है ना एनवीसी का, तो उसमें मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया भैया। एक तो मैं जब आपके साथ बात कर रही थी तो बहुत मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था, मतलब बहुत ही, मतलब अच्छा लग रहा था वो कॉल पे बात करना। तो बात की आपकी कॉल के बाद मुझे लग रहा था कि मैं ये भी एक संवेदना है, मतलब मैं देख पा रही थी उसमें अनुकूल है। और जब मैं छोटी उसमें जब बात करती हूँ अपने एनबीसी ग्रुप में, और कुछ ऐसा इमोशनल वाली जब बात होती है ना, तो मैंने देखा जिस प्रकार आप स्थितप्रज्ञ थे, मेरे 2-3 बार बताने पे भी, वैसे मैं नहीं देख पाई अपने आप को। मैंने देखा मैं इमोशनल में चली गई, मतलब जहां मुझे रोल प्ले करना था वहां पे मैं अ, कर रही थी, मगर अंदर में अपनी को भी इवेल्युएट जब कर रही थी तो देख रही थी कि मैं संवेदना में हूँ करके। अ, भैया मैं पहुंचा पाई बात को कि मैं किस तरह संज्ञानशीलता में रहूं, संवेदनशीलता की जगह पे, तो उस तरह वो स्टेप पे कैसे रहा जाता है भैया, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब गोष्ठी में रहूं तो मैं अपनी स्थिति में बनी रहूं। ऐसा मेरा क्वेश्चन था। दीदी, कभी भी स्थिति में बने रहने के लिए ये दो ही काम करना होता है। एक जी जो अदिति दी कह रही थी शुरू में, मूलभूत सच्चाई पर ध्यान बने रहना। वो जो अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई है कि मानव हम्म, मूलतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है। गलतियां नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये फंडामेंटल रियलिटी को देखना ही अपने में भाव को स्थित करने का आधार है। और इसके अच्छा। बाद जो दूसरा काम करना होता है, वो इमोशनली जब भी ट्रिगर हो रहे होते हैं तो रुक के देखना होता है कि इस मूलभूत सच्चाई के किस हिस्से को हम अभी नहीं स्वीकार पा रहे हैं। या तो सही समझना चाहता है, जीना चाहता है, इसी को नहीं स्वीकार रहे हैं। या सही समझ सकता है, इसी को नहीं स्वीकार रहे हैं। या हमारा शुभ चाहता है, इसको नहीं स्वीकार रहे हैं। या गलतियां नासमझी बस होती हैं, इसको नहीं स्वीकार रहे हैं। या उसकी जरूरत, जो मूलभूत जरूरत है, उसको सही जरूरत के रूप में नहीं पहचान पा रहे हैं कि उसकी नीड सही है, तरीका गलत है। इसमें से कोई ना कोई भाग छूट जाता है, इसलिए हमको रिएक्शन आता है और भाव स्थिर नहीं रहता है। जो नहीं, भाग सॉरी छूट रहा है उसको पहचान के ठीक करने की जरूरत पड़ती है दीदी। भैया, एक मिनट। मैं शायद रख नहीं पाई चीज को। मैं भी भावुक हो गई थी, ये कहना चाहती। तो मेरी क्या नीड होगी तब, ये मैं मतलब जान नहीं पाई कि मैं भी किसी का कहानी सुन के मैं भावुक हो गई, मतलब ऐसा मैं कह रही हूँ। किसी मतलब की मैं भी कहानी सुन के भावुक हो गए दीदी, तो उसका हाँ। मतलब इतना ही होता है कि सुनते समय हमारा ध्यान उसकी नीड और फीलिंग पर होने के बदले हम हाँ। अपने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ इंसिडेंसेस और एक्सपीरियंस को ले आए, और अच्छा। उसके साथ रेजोनेट करने से हम उसमें बह गए। ओके। ओके। तो जी मेरी कोई नीड का वो
प्रॉप अप हो गया, ऐसा मतलब जी ऐसा ही कुछ है? जी जी ओके। जी। तो मुझे उस पे भी काम करना होगा, मतलब जब मैं ये जब हम स्थिति सुन में। रहे होते हैं अगले को, तो अपना पास्ट एक्सपीरियंस और बाकी चीजें, घटनाएं ये नहीं लानी होती। हमको हम्म। सारा का सारा फोकस सामने वाले पे बना के रखना होता है। जी। जी जी ठीक भैया। जी दीदी। ठीक है, थैंक यू भैया, नमस्ते। दोनों क्वेश्चन को नमस्ते। आपने सॉल्व कर लिया। नमस्ते। नमस्ते। योगिता दी, माइक दे रखा हूं आपको। भैया उनका मैसेज है कि वो अनम्यूट नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, नहीं हो सकते तब तो ठीक है, नहीं हो रहा है आप तो फिर। आप होस्ट है तो डायरेक्टली अनम्यूट हो पाएगा? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं, नहीं दिख रहा है हमको कोई ऑप्शन। हमारे पास होता है ऑप्शन, लेकिन उनकी जूम में कुछ दिक्कत है, इसलिए हम भी नहीं कर पा रहे। ओके। अच्छा। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू है, योगिता दी कह रही है। ठीक है दीदी, रिजॉल्व हो जाए तो बताइएगा। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो, कमेंट हो तो बता सकते हैं। बढ़िया। तो हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, कुछ मुद्दों पर बात कर लेते हैं। 2-3 मीटिंग पहले हमने एक चर्चा शुरू की थी कि विचार या ये जो विश्लेषण क्षमता है, एनालाइज करने की जो कैपेबिलिटी है हम में, एनालिसिस जो हम कर पाते हैं, इसका उपयोग हम किन जगहों पर कर सकें। कि भाव एक बार ठीक होता है तो विचार में समाधान का क्या मतलब है, या इन जनरल भी विचार का प्रयोग सार्थकता के अर्थ में होने का क्या मतलब है। तो मेरे को जितना अपने एक्सपीरियंस से समझ में आता कि विचार का दो रोल दिखता है। जब हम समझने की यात्रा को कर रहे हैं, नीचे से एक एक क्रिया से ऊपर बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो साक्षात्कार बोध और अनुभव में जो वस्तु हमको आनी है, बेसिकली उस वस्तु का आभास हो पाता है हमको विश्लेषण क्षमता का प्रयोग करके। एनालिसिस की कैपेबिलिटी का प्रयोग करके, वैचारिक क्लैरिटी का प्रयोग करके बेसिकली हमको वास्तविकता का आभास होता है, उस वास्तविकता का जिसका आगे साक्षात्कार बोध और अनुभव होना है। क्योंकि जो वस्तु साक्षात्कार में जाती है या बोध में जाती है या अनुभव में जाती है, पहले उसका भास और आभास होता है। तो भास आभास की जगह पर वस्तु को देख पाने के लिए विचार क्षमता का प्रयोग है। एक जो विश्लेषण हम प्रयोग करते हैं वो इस बात के लिए करते हैं कि जो बात कही गई है उसकी तर्क संगत स्वीकृति हमारे में हो जाए, वास्तविकता का एक तर्क संगत अनुमान हमारे अंदर बन जाए। तो ये जो अस्तित्व पूरा सहअस्तित्व के रूप में है, ये जो प्रकृति व्यवस्था के रूप में दिखती है, उसमें जो हर इकाइयां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इस रूप में वास्तविकता के स्वभाव का, धर्म का, अंततोगत्वा सत्य का, ये सब के बारे में एक क्लैरिटी हमको बन पाए,
तो अस्तित्व का एक ब्लूप्रिंट हमारे मानस में खींच पाता है। एक विचार क्षमता का प्रयोग यहाँ होता है कि अभी हमको वस्तु का साक्षात्कार नहीं हुआ है, साक्षात्कार बोध नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन वस्तु की क्लैरिटी हमारे अंदर बन जाती है। विश्लेषण हम पूरी तरह से वास्तविकता का कर पाते हैं, और ये क्षमता का, ये हमारा विश्लेषण हो गया है और आभास हमको हो गया है, उसका पहचान ये होता है कि हम उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं, अपने लिए भी देख पाते हैं, दूसरों को उत्तर भी दे पाते हैं। तो किसी वस्तु के बारे में आप पूछेंगे तो उसका उत्तर अगला दे पाता है। तो मैं बार बार कहता हूं कि अभी शिविरों का प्रबोधन जिस तरह से होता है, उसमें प्रबोधक बनने के लिए यही क्वालिफिकेशन चाहिए कि वस्तु का तर्क संगत अनुमान हम में बन गया हो। इससे वास्तविकता से जुड़े हुए जितने प्रश्न भी आप पूछेंगे, सब हम बता देंगे, सब हम बता देंगे, क्योंकि उसकी सूचना हमको आ गई है सटीकता से, और उससे जुड़े हुए तर्क हमारे संतुष्ट हो गए हैं। तो वास्तविकता की सूचना हो गई है और तर्क संतुष्ट हो गया है, इसलिए हम बताते जा सकते हैं लोगों को, जो कुछ भी पूछेगा अगला वो। इतना काम पहली जगह पर है विचार का कि हो पाता है। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, एक बार उसको हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। ये समझने के अर्थ में विश्लेषण क्षमता का प्रयोग है। दूसरा होता है जीने या प्रमाणित करने के अर्थ में विश्लेषण क्षमता का प्रयोग, उस पर अभी आता हूं। पर इस पहले पार्ट पर कोई प्रश्न या कमेंट हो या कुछ मुझे रिपीट करना हो तो बता सकते हैं। भैया जी विकास इससे भैया। जुड़ा, जी जी, इससे जुड़ी एक बात जो मेरे अंदर चलती है विचारों में, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं ये अभ्यास कर पा रहा था तो कुछ सटीकता वाली बातें अंदर आ रही थी, जैसे कि स्नेह पूर्वक जीने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस बात को मैं एकदम सटीकता से कह पाता हूँ। पहले इस पे क्वेश्चन मार्क रहता था, तो अभी ये बात एकदम क्लियर मतलब होती है। दूसरा ये कि विरोध के मतलब संबंध पूर्वक जीने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो विरोध था वो भ्रम के रूप में है, ये बात अभी क्लियर समझ में आता है। तो ये कुछ ऐसे ना कुछ ऐसे क्लिकिंग पॉइंट्स हैं जो धीरे धीरे आते हैं, और ना इसका ना एक चेन दिखता है भैया, मतलब ऐसे कि स्नेहपूर्वक जीना, फिर इसी से जुड़ा हुआ विश्वास, इसी से जुड़ा हुआ सम्मान, ऐसे करके ना एक पूरा एक रेंज ऐसा दिखता है कि अच्छा ये ऐसे इससे कनेक्ट हो रहा है, उससे कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग डॉट्स ऐसे जुड़ते जाते हैं। फिर न्यायपूर्वक जीना क्या हुआ, तो इसको देख पाते हैं। तो उसमें फिर वो सामने वाले के साथ मेरा घर्षण ना हो, तालमेल पूर्वक जी पाऊं, उभय तृप्ति पूर्वक जी पाऊं। तो ये पूरी तरह से जीना तो नहीं हो रहा है, पर ऐसी बातें आती हैं जिससे वो विश्लेषण में ऐसा चलता है कि अच्छा ये ऐसा होता होगा ना, तभी तो ये बात भैया ऐसा बोलते थे, भैया ये बात जो करते थे अच्छा वो इसलिए यहाँ पर ऐसा जुड़ रहा है। ऐसा करके ना वो डॉट्स जो है एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखने लगते हैं अभी अभी। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाषाभास होने लगा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सटीकता जो है वो अंदर स्पष्ट होने लगी है, जिसको मैं अभी कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूँ कि हाँ ये चीज जो है संबंध पूर्वक जीने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकदम मैं कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूँ। और दूसरा, स्नेह पूर्वक जीना जो है वो होता ही है इस प्रोसेस में, अपने आप स्नेह का भाव आएगा। और दूसरे के प्रति जब ये बात आती है कि सामने वाला मुझे मेरे संबंधी के रूप में दिख रहा है, मेरी समस्या का कारण मानव नहीं है, मेरी समस्या का कारण कोई मेरी नीड है जो पूरी नहीं हो पा रही है, जब इस बात को मैं देख पाता हूँ, तो जिस व्यक्ति के प्रति समस्या थी, अब मैं उसकी उन्हीं बातों से उसका कैसे सहयोग करूं कि वो भी मेरे जैसे, मतलब कि हम दोनों के बीच तालमेल आ जाए।
इस बात की ओर ध्यान जाने लगता है। तो वही जीजू, वही भाभी और वही मेरी मम्मी जिनके प्रति विरोध रहता था, मेरी शिकायतें रहती थी, तो अब उनके प्रति जस्ट अपोजिट वाला भाव आता है कि नहीं यार, इनके प्रति तो दया का भाव होना चाहिए, ऐसा वाला भाव आने लगता है। तो इन बातों को अभी देख पा रहा हूँ। तो आपने जो बताया विश्लेषण और विचार क्षमता के बारे में, तो उस चीज को मैं यहाँ पर अभी जब आप बताया तो मेरा ध्यान गया कि हाँ, ये चीजें तो हो रही हैं करके। तो यही मैं शेयर करना चाह रहा था। जी। बढ़िया। दो कमेंट है हमारा इस पर। एक तो जी। अपने जीवन में देखेंगे तो सभी सुसंस्कार, चाहे विश्वास पूर्वक जीने का हो, कि सम्मान पूर्वक, कि स्नेह पूर्वक, कि कृतज्ञता पूर्वक, कि निर्वैरता हो, कि सरलता हो, अल्टीमेटली सभी सुसंस्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी जी। एक पर हम काम करना शुरू करते हैं, दूसरों पर काम होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सभी कुसंस्कार भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक में हम उलझ गए ठीक से, धीरे धीरे सब में उलझते चले जाते हैं। ये पूरा चेन है अंदर सभी सुसंस्कारों का एक दूसरे से जुड़ा होने का, सभी हम्म। कुसंस्कारों का एक दूसरे से जुड़ा होने का। दूसरा, जी। जी। शब्द एक अलग वास्तविकता है, वास्तविकता एक अलग वास्तविकता है। वस्तु एक अलग चीज है, शब्द एक अलग चीज है। शब्द वाले आयाम में कही हुई मेरी सारी बातों का ठीक ठीक अर्थ आपको उसी दिन पता चलता है जिस दिन वो वस्तु का ग्लिम्स आपको मिलना शुरू होता है। तो जी। मैंने मीठे को कितना भी एक्सप्लेन किया हो, आपको उसका पहला ग्लिम्स जब मिलता है, तभी आप ये बात समझ पाते हैं कि अच्छा, अगला मीठा इसको कह रहा था। हम्म। जब तक वो बिल्कुल बिल्कुल। मीठा हमने नहीं टेस्ट किया है, ग्लिम्स उसका हमको नहीं मिला, मीठे का, खट्टे का, कड़वे का, या रंग में लाल का, सफेद का, नीला का, पीला का, जब तक आपको खुद उसका ग्लिम्स नहीं मिलता है, तब तक हम्म। वस्तु का बहुत सटीक अनुमान भी हमको नहीं बनता है। वो ग्लिम्स है जो वस्तु के सटीक अनुमान को हम में बना देता है। नहीं तो वो हम्म। कहानी है ना कि किसी अंधे को जो है, एक उसका मित्र कहीं खीर खा के आया और उसके लिए ला नहीं पाया, तो उसने पूछा खीर कैसा होता है, तो कहा सफेद होता है। ऐसा बहुत हम्म। सारा कुछ उसने बताया, एक के हम्म। बाद एक एक्सप्लेन करके। लास्ट में उससे पूछा कि कैसा समझ में आया, तो उसने कहा बगुले की गर्दन जैसा टेढ़ा होता है। अच्छा अच्छा। तो वहां से जी। हिंदी का मुहावरा बना है, टेढ़ी खीर। हम्म। तो अब उसने सफेद देखा नहीं था, उसने कहा खीर कैसा होता है, तो कहा सफेद होता है। कहा कैसा सफेद, तो बगुले जैसा। उसने कहा अच्छा, बगुला एक बार दिखा दे हमको। तो बगुला लाके उस पे हाथ फेर लिया, खीर तो था नहीं वहां। तो हम्म। बगुले पे हाथ फेर के जब उसका गर्दन देखा, सिर और गर्दन, तो उसको टेढ़ा दिखाई दिया वो चोंच। तो उसने हम्म। बता दिया कि भाई ठीक है, हमने छू के देख लिया बगुले को, तो खीर भी पता चल गया कि टेढ़ी होती है। तो वस्तु का जब तक अनुमान नहीं मिलता है हमको ना, तब तक शब्दों का अर्थ भी बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। हम्म। बढ़िया। कोई जी। और बात की नहीं की हो तो उसको पूरा कर देंगे, हम पहले आगे बढ़ेंगे फिर। जी। जी बिल्कुल। ठीक है, फिर आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, अगर जी कोई भैया। प्रश्न थैंक यू नहीं है भैया। तो। जी। विचार का जो दूसरा प्रयोग है ना, वो जो समझ में आया है उसको प्रमाणित करने के अर्थ में है। तो नीचे से विचार का प्रयोग इस बात के लिए है कि ऊपर साक्षात्कार बोध अनुभव में जो कंटेंट जाना है, उसकी क्लैरिटी हमको हो जाए। ऊपर से आते समय विचार का प्रयोग इस रूप में है कि साक्षात्कार में या बोध में या अनुभव में जो समझ में आया है,
उसको जीने के काम को हम कैसे कर सकें। कि साक्षात्कार बोध या अनुभव में जो समझ में आया है उसको जीने में प्रमाणित करने का काम, जीने में एग्जीक्यूट करने का काम कैसे कर सकें, उसके लिए इसको यूज करना होता है। ऊपर से नीचे आने में ये है, लेकिन ये दोनों के बीच में भी एक जगह है कि आभास से साक्षात्कार में जाने की प्रक्रिया में हम इसी काम को प्रयास पूर्वक करते हैं जो ऊपर से नीचे आते समय नेचुरली होता है। कहने का मतलब, साक्षात्कार बोध और अनुभव में जो वस्तु हमको दिखाई देती है उसको जो हम विचार में जीने का काम करते हैं, ऊपर से नीचे आते समय वो बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। नीचे से ऊपर जाते समय इसी काम को प्रयास पूर्वक करना होता है कि जो वास्तविकता का आभास हमको हुआ है, साक्षात्कार नहीं हुआ है, बोध नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो आभास हुआ है उस आभास को प्रयास पूर्वक जीने का काम करना होता है, तो वो वस्तु साक्षात्कार या साक्षात्कार बोध में बदल जाती है। तो आभास में जो ग्लिम्प्स हुआ है हमको वास्तविकता का, उसको सीरियसली रिगरसली जब हम जीने का प्रयास करते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें हम क्लैरिटी और कंटिन्यूटी दोनों को पाने का काम करने लगते हैं। तो वो क्लैरिटी और कंटिन्यूटी आ जाती है उस वास्तविकता की हम में। तो आभास में जो क्लैरिटी थी वो और प्रखर हो जाती है, पुष्ट हो जाती है, और जहां जहां उसका कंटिन्यूटी मिस होने का काम होता था वो अब कंटिन्यूटी में रहने का काम होने लगता है। तो साक्षात्कार बोध और अनुभव में जो वस्तु दिखता है उसको जो सहजता पूर्वक जीने के लिए हम विचार का प्रयोग करते हैं, उसी का एक छोटा वर्जन ये है कि आभास में जो वास्तविकता का अनुमान हमको बना है उसको रिगरसली सीरियसली जीने के अर्थ में हम प्रयास करते हैं, तो वो आभास हमारा साक्षात्कार या साक्षात्कार बोध में बदल जाता है। नीचे से ऊपर जाते समय आभास के साक्षात्कार या साक्षात्कार बोध में बदलने का डिजाइन यह है। इसी को आप एनवीसी के लैंग्वेज में देखेंगे तो जो इसका सबसे अच्छा स्वरूप दिखता है वो ये कि हमको अपनी नीड जो समझ में आई है, अगले की जो नीड समझ में आई है, हम वो दोनों को अब सामूहिक नीड के रूप में पहचानते हैं। परिवार की नीड के रूप में, टीम की नीड के रूप में, सामूहिक नीड के रूप में पहचानते हैं। और अब हम दोनों एक पार्टी हो करके उस नीड को पूरा करने के उपायों को ढूंढने पर अपनी विचार क्षमता का प्रयोग करते हैं, विश्लेषण क्षमता का प्रयोग करते हैं, एनालिसिस करने की कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं, ताकि नई नई स्ट्रेटजी, नए नए रास्ते निकल पाए। ये इस बात से भी जुड़ता है कि जो मध्यस्थ दर्शन में बार बार कहते हैं ज्ञान एक और समाधान अनेक, तो समाधान जो विचार की जगह पर है वो अनेक होता ही है। इसीलिए एक तरीके से उपाय नहीं निकल रहा है तो दूसरा, दूसरा नहीं निकल रहा है तो तीसरा, तीसरा नहीं निकल रहा है तो चौथा, ये हमेशा प्रयोग किया जा सकता है। और जितना वो एफर्ट हम करते हैं उतना हमारा क्रिएटिविटी धीरे धीरे और शार्पेन होता है। हमारी रचनात्मकता, हमारी सृजनात्मकता, हमारी क्रिएटिविटी धीरे धीरे विकसित होती है, शार्पेन होती है, प्रखर होती है। तो अपनी इस समाधान निकालने की क्षमता को जितना हम एक्सरसाइज करते हैं उतना वो प्रखर होता है, और उसके लिए अपने को ही इन्वेस्ट करना होता है।
आप अपनी विश्लेषण क्षमता का जितना प्रयोग करते हैं उतना वो प्रखर होता है, और जितना उसको बचा के रखते हैं अनयूज्ड जैसा, उतना वो रॉ रहता है, कच्चा रहता है, उभर खाभर रहता है। जितना प्रयोग करते जाते हैं उतना वो शार्प होता जाता है, प्रखर होता जाता है। तो विचार का ये दूसरा प्रयोग है कि अपनी नीड और अगले की नीड, दोनों की नीड को अब हम सामूहिक नीड के रूप में पहचानते हैं, और टेबल के दो साइड में खड़े रह के बहस करने के बदले हम एक साइड में आकर के उस सामूहिक नीड को मिल करके कैसे पूरा कर सकते हैं, उसमें हम क्या भागीदारी कर सकते हैं, दूसरे से क्या भागीदारी रिक्वेस्ट करेंगे, इन सारे डिजाइन्स को सोचने का काम करते हैं। और जो भी परिस्थिति हमारी है उसमें कोई ना कोई एक रास्ता निकाल के ला पाते हैं। तो जूम मीटिंग कभी लैपटॉप से भी हो सकता, कभी फोन से भी हो सकता, अपना फोन नहीं है तो दूसरे के फोन से भी हो सकता है, टैब से भी हो सकता है। ऐसे अल्टरनेटिव्स बीसियों निकल के आते हैं, सुविधा वाली परिस्थिति में भी, व्यवहार वाली परिस्थिति में भी, अध्ययन अभ्यास की परिस्थितियों में भी ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आ पाते हैं। इस पर भी कोई प्रश्न हो तो एक बार बात कर सकते, मैं रुक जा रहा हूं एक बार। जी रिपल भैया। हाँ, नमस्ते भैया। तो आपने जो बोला कि वस्तु को ध्यान में रखते हुए यानी मूलभूत वास्तविकता को सोचते हुए हम साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना भैया? जी भैया, सिर्फ एक शब्द बदलूंगा, मूलभूत हाँ। वास्तविकता को सोचते हुए की जगह कहूंगा हाँ। मूलभूत वास्तविकता का जो आभास हुआ है उस पर हम्म। प्रयास पूर्वक ध्यान को बनाए रखते हुए। जी। ओके। तो ये जैसे जैसे मेरा ध्यान बना ही रहेगा, वैसे वैसे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो वस्तु का मुझे साक्षात्कार स्वभाव और धर्म से हो चुका होगा, ये कह सकता हूँ। जी भैया, होता यह है कि जो आभास में वस्तु हमको दिखी है, हम्म। बेसिकली वो निरंतरता में उस पर ध्यान बना रहता है। जी। तो उसी में ये होता है कि आभास में जो वस्तु दिखी थी वो फर्दर शार्पेन हो जाती है या प्रखर हो जाती है, उसी का नाम साक्षात्कार है। जी। ओके। तो मैं जितना सोचता हूँ और सोचने में ध्यान रहता है, तो मैं जो वस्तु है तो उसके स्वभाव तक ही पहुंच पाऊंगा ना? फिर से बोलिएगा धर्म पर, भैया। जैसे कोई वस्तु पे मेरा ध्यान है ना, और वो वस्तु का स्वभाव और धर्म मुझे जानना है, तो स्वभाव हो गया मैं साक्षात्कार करूं, और धर्म जो है वो उसका बोध करूं, यानी वो वस्तु का व्यवस्था क्या है, व्यवस्था में, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी क्या है, वो अभी भैया मेरे दो आभास में कमेंट है है। हमारा। हाँ। नॉइज तो नहीं आ रहा है मेरे उससे ज्यादा? नहीं नहीं नहीं। थैंक यू। दो कमेंट है मेरा। एक तो जो वस्तु जैसे साक्षात्कार की वस्तु पहले आभास में आती है नीचे से जाते समय, जी। ऐसे ही बोध की वस्तु भी पहले साक्षात्कार में आएगी। तो धर्म ओके। का अगर बोध होना है तो साक्षात्कार की जगह पर बेसिकली स्वभाव धर्म इकट्ठे रूप में रहेंगे ही किसी न किसी फॉर्म में। तो अगर हम जिस मूलभूत वास्तविकता के अभी अभ्यास की बात कर रहे हैं कि मानव वस्तुतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है,
अपना शुभ चाहता है या अपना सुख समृद्धि चाहता है, हमारा भी सुख समृद्धि चाहता है, और गलतियां नासमझी वश योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को पूरा करने के प्रयास में होती है, तो उसमें ये बात दिखती है कि गलती जो है वो तरीका की जगह पर है, विश्लेषण क्षमता की जगह पर गलती है, जी फंडामेंटल में गलती नहीं है। जी अपना सुख चाहता है, हमारा भी सुख चाहता है, ये बेसिकली मानव धर्म का बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। जी जिसको आप मानव धर्म कहते हैं उसका बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, उसका बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि मानव वस्तुतः अपना सुख समृद्धि चाहता है, हमारा भी सुख समृद्धि चाहता है। ये जी मानव के सुख धर्मी होने का मतलब है। ऐसे ही मानव सही को समझ सकता है, सही जी सकता है, मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है। और आगे एक लाइन जोड़ना हो तो उसी सही समझ से उसका खुद का भी सुखी होना है और दूसरे को सुखी होने में सहयोग करना भी है। तो यही समाधान को मानव धर्म के रूप में पहचानने का मतलब है। तो चाहे सुख को मानव धर्म कहिए, चाहे समाधान को मानव धर्म कहिए, वस्तुतः उस बात को ध्यान में रखने का व्यवहारिक मतलब ये है। और चूंकि हम इस बात को मानव के लिए पहचान रहे हैं, इसलिए अपने लिए भी पहचान पाते हैं, आपके लिए भी पहचान पाते हैं, दूसरे तीसरे चौथे 10वें सबके लिए पहचान पाते हैं। आवाज आ रही रिपल भैया? जी जी भैया आ रही है। जी। तो यानी ये ऐसा हुआ कि मैं भ्रमवश अन्यथा वाला मेरा अभ्यास हो गया है, इसलिए ज्यादा मुझे मेरी ऊर्जा या मेरा श्रम का अतिभोग हो रहा है। यानी श्रम प्रॉपर पर्पस से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये दिशा में मैं चलूंगा सोच विचार से, कोई भी वस्तु का आभास से आगे बढ़ के साक्षात्कार तक जाने का रास्ता, उसमें मेरा श्रम नियोजन एफर्ट्स पहले जैसा नहीं होगा, कम होगा। परेशानी यानी वो एकदम फ्लो में रहेगा। जी भैया, दो जगह एफर्ट लगता है इसमें। जी एक तो इस जो वास्तविकता का विवरण हमने कहा, मानव के सही समझने का, सही जीने का, जी इससे अन्यथा मेरी मान्यता जितनी गहरी बनी हुई है ठीक बात और है। जितना उसका हमने गहरा अभ्यास कर लिया है जीने में, हम्म। उतनी ज्यादा कठिनाई होती है उसको तोड़ने में। तो जी चाहे मान्यता को स्वीकारने की जगह पे ही गहरा अभ्यास कर लिए हों या उसको जीने की जगह पे गहरा अभ्यास कर लिए हों, ये दोनों हमको तंग करता है साक्षात्कार की स्थिरता में। ठीक बात है भैया। और एक दूसरा चीज जो होता है वो है सजगता का अभाव। हम्म। इनफैक्ट जड़ क्रिया और चैतन्य क्रिया का मौलिक अंतर यही है कि जड़ को अपने होने का और अपनी क्रियाओं का पता नहीं चलता है, ठीक बात है। चैतन्य को अपने होने का और अपनी क्रियाओं का पता चलता है या चल सकता है। जी तो जहां जहां हम भी अपनी चैतन्य क्रियाओं के प्रति सजग नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, होशपूर्ण नहीं है, वहां हमारी हालत भी जड़ जैसी हो जाती है। ठीक बात है भैया। तो वो वेरी। सजगता का अभ्यास, उसकी भी जरूरत पड़ती है इस साक्षात्कार या साक्षात्कार बोध में गति करने के लिए। क्योंकि बार बार बेहोश होने का और बेहोशी में ही सुख मान लेने का, जड़ता में ही सुख मान लेने का हमारा अभ्यास है गहरा। जी भैया। उसी को थोड़ी और टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो निद्रा में जो जो सुख महसूस होता है ना, वो हम्म। भी एक लेवल की बेहोशी का ही सुख है। ठीक बात है भैया।
जीवन जितना जितना चैतन्यता में गति करता जाता है, उतना उतना निद्रा में भी स्वयं के होने का एहसास बना रहता है, बना रहता है। तो जिसको गहरी निद्रा या सुषुप्ति कहते हैं, उस सुषुप्ति में भी स्वयं के होने का भान बना रहता है, स्वयं के होने का एहसास बना रहता है। ये सजगता की प्रखरता है या चैतन्यता की प्रखरता है। तो जड़ता के जो वो लक्षण हैं अभी भी हमें बेहोश होते रहने के, चाहे शरीर से तदाकार हो करके बेहोश होने का लक्षण हो, या अपनी ही जीवन क्रियाओं के प्रति पूरी सजगता का अभाव हो, तो उस सजगता को भी प्रैक्टिस करके बढ़ाना होता है। और उसके पहले जो बात कही मूलभूत सच्चाई वाली, उसकी भी जरूरत होती है कि निगेटिविटी में जितना हम उलझ गए हैं, मान्यता को गहरा स्वीकारने में या जीने का अभ्यास कर लेने में उतना कठिनाई है। जितना सजगता का अभ्यास नहीं है, बेहोशी में ही सुख मान के उसी में डूबने का और अपनी ही क्रियाओं के प्रति असजग रहने का अभ्यास हो गया है, उसको तोड़ने की जरूरत पड़ती है। ये दो चीज का तोड़ना जरूरी है आभास के साक्षात्कार में बदलने के लिए। बढ़िया भैया, वहां ही एफर्ट ज्यादा लगता है। जी जी, ठीक बात है भैया। बढ़िया। बढ़िया भैया। कोई और बात हो किन्हीं का तो रिस्पॉन्ड कर दे सकते हैं हम एक बार। जी जी भैया। जी। अरे, तो भैया इसी से जुड़ी एक बात थी कि जो साक्षात्कार के लिए जो हमारी जो एक मान्यता या हमारा जो एक अभ्यास हो गया है गलत को सही मान के रखने का, ऐसा वाला, तो उसको तोड़ने से ही साक्षात्कार होगा जो आपने कहा। तो उसको तोड़ते कैसे हैं? मतलब हम कहीं ना कहीं उसको तर्क ढूंढ के उसको सही मान के रखना चाहते हैं, क्योंकि उससे सुख तो मिल ही रहा है और दिखता है, कहीं ना कहीं डाउट भी होता है कि ये गलत होगा करके, और उसको गलत ना करने का कहीं ना कहीं से कार्यक्रम ढूंढ के उसको सही साबित करके ही नहीं मैं ठीक चल रहा हूँ, ऐसा वाला एक अभ्यास रहता है। तो मतलब उसको और पुष्ट करने का एक अभ्यास रहता है, क्योंकि आपने भी बोला और वो मैं स्वयं में भी देखा कि एक गहरी मान्यता है, बहुत अच्छे से उसको पकड़ के रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा अभ्यास हो चुका है। पर आपने कहा कि उसको तोड़ने से ही गति होगी, तो उसको तोड़ते कैसे हैं भैया उसको? हर बार जब ये मान्यता उभर करके आ जाती है, तो अपने से ये सवाल पूछना होता है कि अस्तित्व की जो मूलभूत सच्चाई का हमको आभास हुआ है, वो सच है या ये मान्यता सच है? कौन सा सही है? वो दोनों को तराजू के दो पलड़े पर रख करके तौलना होता है। जो भारी होगा, जीवन उस ओर गति करेगा, उस ओर झुक जाएगा। तो अपने से वो सवाल पूछना होता है, एक तरफ अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को रख करके और दूसरी तरफ उस मान्यता को रख करके जिसका हमने आदत और अभ्यास बना लिया है और जिसमें सुख ढूंढने लगे हैं हम। ये दोनों को सामने रख के सवाल पूछना होता है कि वस्तुतः दोनों में कौन ज्यादा सही है, या किसमें हमारा वास्तव में अच्छा होना है, शुभ होना है। ये सवाल अपने से पूछना होता है कि वास्तव में कौन अच्छा लगना है, कौन अच्छा होना है, कौन सही होना है और कौन तात्कालिक रूप से राहत देने वाला काम कर रहे हैं। ये सवाल पूछना होता है अपने से, फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप चाहे तो वो मान्यता में जिसमें हमको सुख दिख रहा है, थोड़ा रुक करके ऑब्जर्वेशन करना होता है। ये 3 डायमेंशन में परिणाम के रूप में क्या मिलेगा, उससे कंसिक्वेंस क्या होगा। ये डायबिटीज होने के बाद भी जो मिठाई खाए जा रहे हैं,
ये दिन भर में सुखी होने के लिए संवेदनाओं का भोग पर भोग किए जा रहे हैं, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा? या ये दूसरों से सम्मान और पहचान पाके सुखी होने का कोशिश कर रहे हैं, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा? ये पूछना होता है, जिसको परिणाम कहते हैं। उसको देखोगे तो उसमें दुख दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है, उस समय जो हमारे अंदर ताप पैदा हो रहा है, उसको देखना होता है कि मेरी स्थिति इस समय क्या है। संवेदनाओं को भोगने की प्रवृत्ति जब हमारी उठ जाती है, क्रोध विरोध अपमान करके बदला लेने की प्रवृत्ति जब हमारी उठ जाती है, दूसरों से एप्रिसिएशन या ध्यान पाने की प्रवृत्ति जब हमारी उठ जाती है और नहीं मिल रही होती है, उस समय हम आराम में रहते हैं कि बेचैन रहते हैं। ये ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो ताप की स्थिति दिखने लगेगी कि ताप दुख है। तो जिसमें अभी सुख हमको महसूस हो रहा है, उसको भी थोड़ा आंख खोल करके इस डायमेंशन से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो परिणाम में दुख दिखने लगता है, ताप में दुख दिखने लगता है, संस्कार में दुख दिखने लगता है कि जितना ज्यादा उसमें सुख भोगने का काम हम कर रहे हैं, बेसिकली हमारी वो गांठ उतनी भसती जा रही है, उतनी ज्यादा जटिल होती जा रही है और हम दलदल में धंसते जा रहे हैं। ये दिखना शुरू होता है कि जितनी गांठ रुमाल पर लगा रहे हैं, खोलने के लिए भी उतना ही हमको देर सवेर खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो हम अपने ही हाथों, अपने ही जागृति के रास्ते में, अपनी ही प्रसन्नता से एक और गांठ लगा रहे हैं, उस पतंगे की तरह जो जलती हुई लाइट में खुशी खुशी कूद पड़ता है। तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और ये दिखना कि ये मान्यताओं के आधार पर जीने से अल्टीमेटली अलग अलग मान्यताएं एक साथ पूरी नहीं हो पाती हैं, इस रूप में भी और चौथा दुख दिखाई देता है। ये दुख की मात्रा जब अधिक दिखने लगती है, उसी मान्यता जिसमें सुख लग रहा था पहले, चाहे सोने में लग रहा हो, कि संवेदना में भोग करने में लग रहा हो, कि अपमान क्रोध विरोध कर देने में लग रहा हो, कि जवाब देने में लग रहा हो, कि दूसरे पर शासन कर लेने में लग रहा हो, कि दूसरे को नीचा दिखा लेने में लग रहा हो, उन्हीं मान्यताओं को जब परिणाम के नजरिए से, ताप के नजरिए से, संस्कार के नजरिए से, अलग अलग मान्यताओं में अंतर विरोध के नजरिए से देखना शुरू करते हैं, पर्याप्त दुख दिखना शुरू हो जाता है। और ये इसलिए भी दिखता है क्योंकि दर्शन का वो मूलभूत सिद्धांत सही है कि सही में ही सुख है, गलती में दुख है। सही और सुख जुड़े हुए हैं, समाधान सुख सौंदर्य आपस में जुड़ा हुआ है। समस्या दुख और सौंदर्य की जगह कुरूपता या अव्यवस्था, ये तीनों भी आपस में जुड़ा हुआ है। समस्या दुख और अव्यवस्था या कुरूपता, समाधान सुख और सौंदर्य, ये आपस में जुड़े हुए हैं। मान्यता बस इतना ही होता है कि सुख कई बार कहीं और भासने लगता है, सौंदर्य कई बार कहीं और भासने लगता है। ऑब्जर्वेशन थोड़ा आंख खोल के करते हैं तो रस्सी रस्सी जैसी दिखने लगती है, सांप सांप जैसा दिखने लगता है। हाँ जी, कुछ रिपीट करना है कि समझ में आ गया? हाँ भैया, समझ में तो आ गया कि जो परिणाम दुख हो गया, संस्कार दुख और ताप दुख जो आपने बताया, वो उसको देखने की जरूरत है। जिन मान्यताओं को मैंने पकड़ के रखा है, उनमें इन चीजों को देख पाना, उससे फिर उसकी असलियत पता चलती है। और जब तराजू में तौलते हैं तो ऑब्वियसली जो मूलभूत वास्तविकता है, उसका पलड़ा तो अभी भी भारी ही दिखता है। मतलब दिखता तो है ही अभी भी जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो, पर कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन उसको बराबर में लाने की ओर चले जाते हैं कि ये भी तो सही है ऐसा। सही वाला पर पलड़ा तो भारी दिखता है, लेकिन सुख वाला पलड़ा दूसरे साइड भारी हो जाता है, इसलिए हम उस तरफ चल देते हैं।
हाँ, और उसको सही बनाने की कोशिश करते हैं कि ये सही कर जी, मैं तो इसको। ये जो दुख दर्शन करना शुरू करेंगे ना, उसमें दोष हाँ। के साथ दुख देख पाना, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, मान्यताओं में अंतर विरोध का दुख, ये हम्म। देखना शुरू करेंगे। मान्यता में अंतर विरोध का मतलब, एक तरफ तो हम कंपटीशन करके दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सुख देखते हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमारी टीम अच्छी रहे और हम साथ मिल करके काम कर लें, इसको भी मानते हैं। आजकल हम्म। सभी कॉरपोरेट्स में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक तरफ तो साथ टीम के रूप में काम हो सके, उस पर भी फोकस रहना होता है, और टीम के ही हम्म। दूसरे लोग उसमें अच्छा परफॉर्म न कर दें हमसे, इसके लिए भी सजग रहना पड़ता है। तो ये दो हम्म। अंतर विरोधी मान्यताएं परेशान करती हैं हमको। एक के लिए काम करो तो दूसरा तंग करता है, दूसरे के लिए काम करो तो पहला तंग करता है। तो ये दुख हम्म। दिखना शुरू होगा ना, तो पलरा रुक जाएगा, पलरा रुक जाएगा। हम्म। ताप का मतलब है भैया। दीदी, अपमान, विरोध, क्रोध, किसी भी स्थिति में अपने को देखने जाते हैं तो अंदर असहज महसूस करते हैं। आप उसको ऑब्जर्व करने जाएंगे तो एक बेचैनी महसूस होती है अपने में, उसको ताप कहते हैं, गर्मी। जैसा वस्तु गर्म हो जाती है तो अपने स्वभाव गति में नहीं रहता है, ऐसा अपमान, क्रोध, विरोध के समय हम भी अपने अंदर एक गर्मी, एक बेचैनी महसूस करते हैं, और हम स्वभाव गति में नहीं होते। जी विकास भैया, और कुछ कह रहे? भैया मैं यही कह रहा था लास्ट में कि जब ये सही वाला जो है मूलभूत वास्तविकता वाली बात जब सही है ऐसा खुद से लग रहा है, तो इसी को ही पकड़ के आगे क्यों नहीं बढ़ जाते हम लोग? फिर वो उसको क्यों पकड़ के रखते हैं जो दूसरा अच्छा लग रहा है उसको, जब ये तो वही, सही लगेगा। क्योंकि मानव जो फंडामेंटली ड्रिवेन है, वो सुख से है। हम्म। अमानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता, तीनों का लक्ष्य सुख है। लेकिन वो सुख किसमें देखता है, ये फर्क है तीनों में। अमानवीयता में रहते हुए हम विषय और संवेदना में सुख देखते हैं। हम्म। मानवीयता में रहते हुए हम तीन एसना जो है, पुत्रेसना, वित्तेसना, लोकेसना, उसमें सुख देखते हैं। अमानवीयता में हम चार विषय, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और पांच संवेदना, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उसमें सुख देखते हैं। अति मानवीयता में जब जाते हैं हम, तो देव मानवीयता में सिर्फ लोकेशना में सुख देखते हैं, और दिव्य मानवीयता में तो उपकार मात्र में अपना सुख देखते हैं। तो सुख तो सभी मानव का लक्ष्य है, जो वो महसूस कर रहा है, जिससे वो ड्रिवेन है। अब ये सुख अगर ज्ञान से जुड़ जाए, समाधान से जुड़ जाए, एसना और उपकार से जुड़ जाए, तो मानवीयता अति मानवीयता में गति हो जाती है। जाने अनजाने जीव चेतना में जीते हुए हमारा ये सुख विषय और संवेदना से जुड़ा हुआ है, इसलिए बार बार उधर हमको खींच लेता है। एग्जैक्टली। जी, बिल्कुल है तो वैसे ही। जी भैया। सुनील भैया पूछ रहे हैं, संवेदनाओं से सुख में ताप दुख क्या है? कभी मिठाई खाने का मन करे भैया ना, तो 5 मिनट उसको रोक लीजिएगा बस। दिखना शुरू होगा कि उसकी बेचैनी बढ़नी शुरू होती है, और बढ़ते बढ़ते अगर वो कंट्रोल कर लिए तो नहीं खाते हैं। नहीं कंट्रोल होता है तो एक समय में वो बेचैनी हमको विवश कर देती है, और हम जाके उठ के वो मिठाई खा लेते हैं। सिगरेट पीने वालों का भी ऐसे ही होता है, नहीं पीने से बेचैनी होती है। वो बेचैनी एक सीमा तक बढ़ती है, कंट्रोल कर पाए तो रुक पाते हैं उतना दुख झेल के, नहीं कर पाते हैं तो जाके पी लेते हैं। और ये मिठाई खाने का सुख उतना ही मिलता है जितनी बेचैनी हमको हुई थी मिठाई नहीं खाने की। तो किसी भी संवेदना को भोगने जाएंगे ना, तो एक बेचैनी दिखती है।
बल्कि आप अगली बार भोजन कर रहे हो और उसके स्वाद से अगर सुखी होने का कोशिश कर रहे हो ना, थोड़ा रुक के देखिएगा कि उसको खाते समय भी हम नेचुरल और नॉर्मल रहते हैं या एक एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। कहीं ना कहीं और भोग लें और पालें और ले लें और कर लें, ऐसा माइंडसेट उठता रहता है अगर उसमें सुख के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो। जी अदिति जी, जी हड़बड़ाहट होती है। भैया। जी सुनील भैया भैया, इस आप अभी कुछ जो कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा था भैया, सॉरी। हाँ बोलो। हाँ, अभी जो आपने सुनील चाचा जी को जो कहा, तो उसमें जो एक हमारा एक जो एनर्जी का लेवल बोले या फिर ओरिएंटेशन या जो रुझान बहुत ज्यादा होता है उस चीज को पाने का, किसी चीज को खाने का ही, जैसे हम बात कर रहे हैं तो मिठाई को। पर यदि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी कम हुई है, अब वो मिठाई जो एकदम हमारा उत्सुकता के साथ हम उस मिठाई को खाना चाहते थे, अब धीरे से हम कभी रुक जा रहे हैं, कभी थोड़ा कम खा रहे हैं उसको, ऐसा खुद में दिखने लगे, तो अ, इसका मतलब ये, इसको क्या बोलेंगे, इस स्थिति को, मतलब ठीक चल रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं कैसे? मतलब वो अब जी एकदम फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं रही कि मैं ज्यादा मिठाई खा रहा हूँ, या फिर उतना वो नहीं रहा कि अब खाना ही है मुझे, ऐसा नहीं रहा। अब जैसे जैसे अध्ययन कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, पूरी तरह तो चीजें ठीक नहीं हुई है, पर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हुई है उस गलती को करने की, है ना। या फिर जी जी, अभ्यास जी। की इंडिकेटर यही है, हमारा अभ्यास ठीक चल रहा है कि नहीं उसका इंडिकेटर यही है कि जो हम्म कुसंस्कार थे उसकी इंटेंसिटी अब कम होती है, तीव्रता कम होती है, हम्म उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। जितनी बार पहले करते थे वो संख्या अब कम होने लगती है और उसका हम्म ड्यूरेशन कम होने लगता है। जितनी देर तक वो कुसंस्कार हम में हावी रहता था वो ड्यूरेशन कम होने लगता है। तो इंटेंसिटी, जी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, ये कुसंस्कारों का कम होता जाता है। और जिस हम्म सुसंस्कार का हम अभ्यास कर रहे हैं, जैसे मानव में शुभ देखने का, इसका जी इंटेंसिटी बढ़ता है, इसका हम्म फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, इसका ड्यूरेशन बढ़ता है। ये होता है जिससे हम अपने प्रोग्रेस को देखने का काम कर सकते हैं और यही हम्म करना ठीक रहता है। बाइनरी में देखोगे कि गुस्सा पहले आता था अभी भी आता है, हो सकता है 10 साल लग जाए उससे निकलने में। हम्म पहले देखोगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पहले भी था अभी भी है, हो सकता है 20 साल भी लग जाए ये सबसे निकलने में। क्योंकि अमानवीयता से दिव्य मानवीयता की यात्रा थोड़ी लंबी तो है अभी, क्योंकि पुराना अभ्यास भी बहुत सारा ठीक नहीं है, वातावरण का भी सपोर्ट नहीं है। तो थोड़ा टाइम तो लगता है जी। वातावरण थोड़ा अच्छा हो जाए, अपने पुराने अभ्यासों पर थोड़ा विजय पा लें तो यात्रा थोड़ी सरल हो जाती है। जी। हाँ हाँ, भैया। और इसमें बढ़िया। एक चीज और है भैया, अपने आप को हाँ, ओपन भी रखा हूं, जैसे पहले उसी गलत मान्यता को जो सही मान के चलते थे, अब एटलीस्ट मैं अपने आप को ओपन करके रखा हुआ हूँ कि भले ही मैं उसको सही मान के चलता था पर वो गलत भी हो ही सकता है। अब इस स्थिति में आ गया हूँ कि उसको एकदम सही मान के नहीं चल रहा हूँ, भले ही मैं उसमें फंसा हुआ हूँ ये चीज देखता हूँ, पर मैंने अपने आप को ओपन रखा हुआ है कि जिस दिन मेरी समझ और ज्यादा बढ़ जाएगी, अभी अध्ययन तो चल ही रहा है, उस दिन हो सकता है उस विचार में, उस सोच में पूरी तरह से परिमार्जन हो जाए, चेंज हो जाए। इस बात के लिए मैंने ओपन रखा है, अपने आप को बंद करके नहीं रखा है कि मैं इसी इसी में मजा आ रहा है तो ऐसे ही चलूंगा, ऐसा करके तो नहीं रखा है मैंने बढ़िया अपने आप। जी भैया। बढ़िया। जी भैया, सुनील भैया, मेरी आप बात और कुछ समझ कह रहे गए। थे क्या? ठीक है विकास भाई। तो आप ये कह रहे हैं कि संवेदनाओं से सुख लेने की प्रवृत्ति है, ऐसा चेक करने के लिए एक तो परिणाम दुख, तो वो थोड़ी देर ही, जब तक मीठा खाए तब तक ही सुख मिलता है, बाकी तो मिलता नहीं है। तो उसकी लंबाई नहीं है सुख की, एक तो ये देखा जाए। दूसरा,
इतना ताप ही दुख। नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि अगर भूख से ज्यादा खा लेते हैं तो पेट दर्द, लूज मोशन और दसियों बीमारी का कारण बन जाता है। ओके। हाँ गुड, ठीक है। तो ये हो गया, ये देख पाए। दूसरा, ताप दुख जब वो नहीं मिलता है तो छटपटाहट जो है वो दिखे। तो जो आप करो नहीं मिलता छटपटाहट है ज्यादा। तब भी छटपटाहट, और जब ले रहे होते हैं ना हम्म। तब भी आपको दिखेगा कि जितनी छटपटाहट है उतना ही वो आराम देता है, उससे ज्यादा नहीं। हम्म। हाँ, तो उसकी समीक्षा करने के लिए, ये जो छटपटाहट के बाद मीठा मिलने पे जो सुख मिलता है, ज्यादा छटपटाहट ज्यादा सुख, पर हाँ ड्यूरेशन नहीं रहता उसका। तो ये सब देखेंगे, परिणाम दुख और ताप दुख और संस्कारों में आपस में जो अंतर्विरोध है, तो इन सब में दुख दर्शन होगा तो। संस्कार का मतलब जितनी बार हम संवेदना में सुख लेते हैं ना, हम्म। भोगते हैं, उतना उस संवेदना में सुख भोगने का प्रवृत्ति और गहरा होता जाता है, अग्नि में घी डालने जैसा। हम्म। अच्छा, संस्कार वगैरह होता जाता है। तो तो आप ये कहना चाह रहे हैं इन तीनों में दुख दर्शन करेंगे तो फिर इससे मुक्ति का रास्ता निकलेगा, ऐसे कह रहे हैं? जी भैया, ये तीनों विधि से जब उस संवेदना में दुख दिखने लगता है, तीन में से किसी एक विधि से भी दुख दिखने लगता है, तो मोह भंग होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमने एक टुकड़े को हीरा मान के रखा था, अब लाइट से और टेस्टिंग मेथड से ये दिख गया कि वो कांच है, तो क्या करिएगा? 2-4 दिन तक मोह में रखिएगा, 5वें दिन तो लात मारिएगा ही जी। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इसमें, हाँ, ये दुख दर्शन करना जरूरी है, इस पे सोचना जरूरी, तब जाके समीक्षा होगी। तो ये सभी इस पे काम करने की आवश्यकता है, मीठे वाले पे। इस पर और सोचता हूँ मैं, फिर बात करूंगा मैं। बढ़िया। ठीक है। एक पूर्वी दी का कमेंट है, उसको रिस्पॉन्ड करके सेशन क्लोज कर लेते। दीदी ये कह रही है कि मैं दुख देखने के साथ अभी ऐसा भी देखती हूँ कि जब संवेदना से सुख पाने की कोशिश करती हूँ और नहीं मिलता है तो परेशान होने की बजाय सहज होने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे सुखी करने की तो उसकी शक्ति ही नहीं है। तो जब निकलने का काम शुरू करते हैं ना, एक बार दुख दर्शन, दोष दर्शन हो गया उसमें, और ये तय हो गया कि उसमें अब नहीं रहना हमको, तब बाहर निकलने के लिए ये निष्कर्ष ठीक है कि हम देख सकें कि अल्टीमेटली इससे कुछ सुख तो मिलता नहीं है, दुख ही ज्यादा मिलता है। तो ज्ञान पर, समाधान पर, नेचुरल या सहज रहने पर, उस पर हमारा ध्यान जाता है, मूलभूत सच्चाई पर, कि संवेदना वस्तुतः शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में है, न कि सुखी होने के अर्थ में। ये मूलभूत सच्चाई को हम अपने ध्यान की वस्तु बना लेते हैं, और वो ध्यान की वस्तु हमको सहजता दे देती है कि अब संवेदना का जो एप्रोप्रिएट प्रयोजन है, शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में अनुकूल और प्रतिकूल की पहचान करना, उस पर हम अपने ध्यान को शिफ्ट कर लेते हैं। ये करना होता दी। कोई और बात पूर्वी दी? बढ़िया। तो दीदी का थैंक यू आ गया। किन्हीं का अर्जेंट कोई और प्रश्न हो तो हम लोग बात कर सकते हैं, अन्यथा हम मीटिंग क्लोज कर सकते हैं आज का। भैया ये साक्षात्कार वाले में ही मुझे संबंध में जो मूल्य है उसके लिए भी पूछना था, लेकिन अभी नेक्स्ट अगली बार कर लेते हैं वेडनेसडे। भैया, हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर। उस पर अच्छे से बात कर देंगे नेक्स्ट टाइम। जी 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 जी। जैसा आज धर्म पर बात किया ना,
हाँ हाँ ये धर्म वस्तुतः आधार बन जाता है मूल्यों के साक्षात्कार का। ओके भैया। ये जो मानव का सुख धर्मी या समाधान धर्मी होना है, हम्म। यही आधार बन जाता है मानव मानव संबंध में मूल्यों के साक्षात्कार का। जी भैया, बढ़िया। और अगली बार बात करते हैं। जी 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 भैया, जी जी। बहुत बढ़िया भैया, खूब खूब आभार भैया। मुझे लगता है माइक तो सबका अनम्यूट ही होगा, अन्यथा सबको माइक दे रखा है। कुछ अर्जेंट हो तो बात कर सकते हैं, नहीं तो नमस्ते और नए साल की शुभकामना सभी नमस्ते लोगों को। भैया, जी भैया। नववर्ष भैया नमस्ते। मंगलमय हो सभी के लिए।